नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज बात करेंगे बिहार के सबसे बड़े सियासी महाकुंभ की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें तय हैं, रणनीतियां बन चुकी है और अब शुरू हो चुका है असली राजनीतिक संग्राम। 6 और 11 नवंबर को बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को आएंगे नतीजे, यानी दीपावली और छठ के बाद बिहार की सियासी पटाखेबाजी अपने चरम पर होने वाली है। पहला सवाल, क्या इस बार जनता फिर से पुराना चेहरा चुनेगी या बिहार किसी नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करेगा? दूसरा बड़ा सवाल, बीजेपी ने 25 से 30 विधायकों के टिकट काटने की जो रणनीति बनाई है, क्या वो जनता को रास आएगी या पार्टी के भीतर ही असंतोष का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल दोस्तों, 2 चरणों में होने वाले बिहार चुनाव का क्या असर पड़ेगा गठबंधन की चाल पर? दोस्तों, बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि विधानसभा चुनाव 2 फेज में हो रहे हैं। 2005 से 2020 तक ये 3 चरणों या 5 चरणों में वोटिंग होती रही है। इस बार सिर्फ 2 चरण, यानी कि चुनाव आयोग साफ संदेश दे रहा है कि प्रक्रिया होगी तेज, पारदर्शी और तकनीकी प्रधान। अब जरा चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी नजर डालना जरूरी है। हर बूथ पर वेब कास्टिंग होगी, हर केंद्र पर 1200 से ज्यादा वोट नहीं दिए जाएंगे। दिव्यांग वोटरों को घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वोटर लिस्ट पूरी तरह से अपडेट और शुद्ध हुई है और चुनाव आयोग खुद कह रहा है इस बार चुनाव होंगे पूरी तरह पारदर्शी और हिंसा रहित। पर क्या वाकई बिहार के सियासी मैदान में हिंसा से दूरी बनाना इतना आसान है? इतिहास बताता है कि बिहार में हर बड़ा चुनाव जीतना लोकतंत्र का पर्व होता है। उतना ही राजनीतिक संघर्ष का रण भी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प खेल पर, बीजेपी की रणनीति पर। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इस बार कुछ बड़ा खेलने जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। सुनने में भले ही यह रणनीति प्रयोग लगता हो, लेकिन हकीकत में यह एक बड़ा पावर मूव कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी केंद्र से लेकर प्रदेश तक हर स्तर पर संदेश देना चाहती है। जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा और जो ठहर गया उसे रास्ता छोड़ना होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये रणनीति क्यों? तो जवाब सीधा है, पार्टी ने माना है कि जितनी नाराजगी सरकार से नहीं है, उतनी नाराजगी विधायकों से है। 2015 और 2020 दोनों चुनावों में ये बात साफ देखी गई कि लोग फिर भी बीजेपी या एनडीए को वोट दे रहे थे, लेकिन अपने स्थानीय नेताओं से मुंह मोड़ रहे थे। यही कारण है कि इस बार पार्टी ने तय किया है कि परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, जो बूथ स्तर पर जुड़ नहीं पाया, वो इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश के नेता खुलकर नहीं बता रहे हैं या कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाते बातचीत साफ है। गद्दारी करने वालों की छुट्टी होगी। 2024 में एनडीए की सरकार बनने के वक्त कुछ विधायकों ने फ्लोर टेस्ट में पार्टी लाइन से हटकर वोट किया था। अब उन सब का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। रश्मि वर्मा, मिश्रीलाल यादव और भागीरथी देवी जैसे नाम चर्चा में है। क्या ये कदम पार्टी के अनुशासन को मजबूत करेगा या अंदर खाने बगावत को बढ़ावा देगा? यही सबसे बड़ा टेस्ट होगा। वहीं एक और नया मापदंड सामने आ रहा है और वो है उम्र का। 70 साल से ऊपर के करीब दर्जन भर विधायकों की उम्मीदवारी पर अब ब्रेक लग सकता है। नया चेहरा, नई ऊर्जा, नई उम्मीद, यही स्लोगन इस बार अंदर खाने गूंज रहा है। यहाँ अमित शाह का फार्मूला दोबारा चलने वाला है। युवा चेहरों को मौका दो और बूथ स्तर पर संगठन को नया खून दो। दरअसल शाह ने जब 27 सितंबर को पटना में पार्टी कोर कमेटी से मुलाकात की थी, तब उन्होंने साफ कहा था कि 80 से 90% सीटें जीतनी है
कोई बहाना नहीं चलेगा। यानी अब बिहार बीजेपी के लिए मिशन नहीं, अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है। अब थोड़ा और बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन की। चुनाव आयोग की तारीखों के घोषणा के बाद महागठबंधन के भीतर भी हलचल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव लगातार रोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर हमले तेज कर रहे हैं। सवाल है, क्या जनता एक बार फिर जाति समीकरण से ऊपर उठकर परफॉर्मेंस को वोट करेगी, या फिर बिहार में सालों पुराना जाति बनाम विकास का फार्मूला फिर से चलेगा? दोस्तों, यहां आपसे भी सवाल है, आपको क्या लगता है, बिहार इस बार किसे चुनेगा? क्या बीजेपी के नए चेहरे राज्य की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बार का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, राजनीतिक सोच बदलने का भी हो सकता है। अब बात करते हैं उस फार्मूले की जिसने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाई। दोनों राज्यों में पार्टी ने अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह जैसे बड़े नेताओं ने जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो पार्टी को सीधा फायदा मिला। जीत का स्ट्राइक रेट करीब 90% रहा और अब वही एक्सपेरिमेंट बिहार की जमीन पर दोहराने की तैयारी चल रही है। मतलब साफ है, जनता परिचित चेहरों पर भरोसा करती है। अगर मंत्री या सांसद खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो स्थानीय कार्यकर्ता मोटिवेट होंगे और जनता भी सीधे अपने नेता को जवाबदेह मानती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस बार जिताऊ उम्मीदवारों को तरजीह दे रही है। चेहरा कोई भी हो, मापदंड सिर्फ जीत होना चाहिए। यानी कि पार्टी वैचारिक नहीं, रणनीतिक मोड में है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि मोदी शाह की रणनीति साफ है। हर नेता जमीन से जुड़ा है। अगर वो जनता से कट जाएगा तो अगले चुनाव में मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। ये बात उन सांसदों के लिए भी इशारा है जो सालों से दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब वोट बैंक बचाना है तो धरातल पर उतरना ही होगा। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प परत और है। जब बीजेपी अपने पुराने विधायकों के टिकट काट रही है, उसी वक्त जेडीयू और आरजेडी भी अपनी अपनी रणनीति में उलझे हुए हैं। नीतीश कुमार का फोकस अब पूरी तरह से एनडीए के स्थायित्व पर है, लेकिन 2020 में जब कई बार पलटी मार चुके नीतीश कुमार से जनता का भरोसा कितना बचा है, ये भी बड़ा सवाल है। उधर महागठबंधन इस कोशिश में है कि मतदाता के गुस्से को बेरोजगारी, महंगाई और बिजली के बिल जैसे मुद्दों की तरफ मोड़ा जाए। मगर ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि लोग नेताओं से सवाल तो करते हैं, लेकिन आखिर में कौन जीतेगा के आधार पर वोट देते हैं। अब अगर हम केवल आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में कुल 7.32 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 32 लाख रजिस्टर्ड मतदाता हैं। इनमें से 3 करोड़ 92 लाख पुरुष मतदाता हैं, 3 करोड़ 40 लाख महिलाएं और 14 लाख नए युवा वोटर वोट डालेंगे। 14,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं। यानी कि बिहार अभी भी लोकतंत्र के सबसे बुजुर्ग और सबसे युवा मतदाता वर्ग का अनोखा मिश्रण है। इस बार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर वेबकास्टिंग, 40 डिजिटल ऐप और इक्लाइन जैसे टेक्नोलॉजी से लैस व्यवस्था की है। इस चुनाव में मतदाता और चुनाव आयोग के बीच की दूरी शायद पहली बार इतनी कम होगी, लेकिन असली इम्तिहान तो वोटिंग वाले दिन होना है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को 122 सीटों की लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी दोनों चरणों में पूरा बिहार सियासत से सड़कों तक उबलने वाला है। और 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो यह सिर्फ सरकार बदलने का दिन नहीं, बल्कि यह तय करने का दिन होगा कि बिहार ने आखिर किस दिशा में कदम बढ़ाया है। अब आते हैं सबसे अहम बिंदु पर, बीजेपी क्यों इतनी आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है। दरअसल लोकसभा में पार्टी के सीटें 240 तक सिमटी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को समझ है कि 2029 की
तैयारी अभी से करनी है, इसलिए राज्य की विधानसभा में मजबूती बेहद जरूरी है ताकि राज्य स्तर पर संगठन फिर से रसूखदार बन सके। बिहार में अगर पार्टी अपने बल पर 80 से 90% सीटें जीतने पर निकली है तो इसका मतलब है कि वो सीधे लोकसभा 2029 को निशाना बना रही है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव अब सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आप सोचिए, अगर सांसद, केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता खुद विधानसभा के मैदान में उतरेंगे तो क्या इससे जनहित में काम तेजी से होगा या फिर इससे स्थानीय नेताओं का हौसला टूटेगा? ये बहस आने वाले दिनों में और जोर पकड़ेगी, लेकिन ये तय है कि बिहार की राजनीति अब उसी पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। यह चुनाव नारे या जातीय समीकरणों से नहीं, प्रदर्शन और प्रभाव से तय होगा। आखिर में एक सवाल हर बिहार वासी से, आपके लिए इस बार का चुनाव किस बारे में है? विकास, रोजगार, जाति या नेतृत्व? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार का फैसला अब सिर्फ बिहार को नहीं पूरे देश की दिशा को तय करना है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।